जय हिंद। जो लोग न्यू कार खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक खुशखबरी, उन्हें हम बता दें कि किस किस डिटेल की आवश्यकता होगी बैंक में जाने से पहले, क्योंकि गाड़ियां अधिक महंगी आती हैं तो इतना कैश किसी के पास नहीं होता। तो कैश होता भी है तो इनकम टैक्स से बचने के लिए या जीएसटी इन चीज़ों से बचने के लिए हर कोई गाड़ी को लोन के माध्यम से खरीदना चाहता है। और वो कहां से? कार ऋण लेता है बैंकों से। जब कार ऋण लेता है तो उसके बारे में बता दें आप लोगों को। और बाकी जो उद्देश्य लिखा है वो कक्षा 10 वालों के लिए प्रोजेक्ट का काम करेगा। कक्षा 10 गणित प्रोजेक्ट का काम करेगा। जो 30 नंबर मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं उनके लिए यह काम करेगा। और बाकी सभी लोगों के लिए जो न्यू कार खरीदना चाहते हैं उन्हें हम उसकी डिटेल बता दें, किस प्रकार से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आपको भागदौड़ कम से कम करनी पड़े। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो कम से कम इधर उधर जाना पड़े और आप आसानी से गाड़ी को खरीद सकें। तो आइए देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट: एक कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना। जब कार के लिए ऋण लिया जाता है तो क्या क्या ब्यौरा आपको प्रस्तुत करना होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्रस्तावना: इंट्रोडक्शन में क्या है? आधुनिक युग में कई व्यक्तियों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए कार की आवश्यकता होती है। दैनिक आवश्यकताओं के लिए कार की आवश्यकता होती है। ऐसे ही समझ लीजिए, आप जॉब करते हैं और आपको पर डे 30 किलोमीटर जाना है। 30 किलोमीटर किससे जाएंगे? बाइक से सुरक्षित है नहीं। आपने देखा होगा बाइक से अक्सर कर एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में छोटी सी कार, अब कौन सी कार आपके लिए सुइटेबल रहेगी? यदि आप राजनीति का काम करते हैं तो आपको बड़ी गाड़ी चाहिए। यदि आप पर्सनल गाड़ी लेना चाहते हैं, कई टैक्सी गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपकी सुविधा अनुसार प्रस्तावना दी गई है। आधुनिक युग में कई व्यक्तियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार की आवश्यकता होती है, परंतु कार की धनराशि इतनी बड़ी धनराशि है, इसीलिए अधिकतर व्यक्तियों को कार खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्ति को कार ऋण लेने के लिए बैंक अथवा फाइनेंस कंपनियों को आवेदन करना पड़ता है। या तो आप जो कार के लिए लोन लेंगे, या तो लोन आपको कहां से मिलेगी? या तो आप बैंक से लेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक से भी ले सकते हैं, जैसे HDFC, ICICI, या फिर राष्ट्रीय बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसी से भी लेते हैं। या फाइनेंस कंपनियां चलती हैं, जैसे देखा होगा मुथूट, महिंद्रा फाइनेंस और बहुत सारी, श्रीराम फाइनेंस, ऐसी कंपनियों से आप लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? रिक्वायरमेंट मटेरियल क्या क्या होगा? बैंक की ऋण नियमावली। बैंक की क्या है? ऋण नियमावली, एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन फॉर्म, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र से तात्पर्य यहां है, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और आय के आपके क्या क्या स्रोत हैं उसके लिए आय प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास होता है। और मूल निवास में क्या, यही जो आधार कार्ड है ये भी मूल निवास का ही काम करता है। और इसके साथ साथ रोजगार प्रमाण पत्र, आप क्या रोजगार करते हैं, आप दुकान करते हैं या बिजनेस, जो भी बिजनेस करते हैं या कोई सर्विस करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आदि इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद कार ऋण लेने की प्रक्रिया के लिए विभिन्न चरण, किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। तो उसका पहला पॉइंट दिया गया है आवेदन फॉर्म जमा करना। सबसे पहले क्या करते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म भर के जमा करते हैं। उसके बाद कोई प्रोसेस आगे बढ़ती है तो आवेदन फॉर्म जमा करना। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आवेदक बैंक जाकर
संबंधित अधिकारी आप समझते हैं, फील्ड ऑफिसर बैंक में, जिसका फील्ड ऑफिसर के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम आवेदक बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से कार ऋण संबंधी वार्ता करके अपनी आवश्यकता अनुसार कार ऋण लोन का चयन करता है। अपने अनुसार अब वो सोचेगा कि हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, मीडियम गाड़ी चाहिए, टैक्सी गाड़ी चाहिए, किस प्रकार की गाड़ी चाहिए, उसके लिए लोन का चयन करता है कि हमें कितने की लोन, अपनी आवश्यकता अनुसार। इसके बाद आवेदक को बैंक में कार ऋण के लिए प्रार्थना पत्र जमा करना होता है। उसके बाद प्रार्थना पत्र जमा करेगा तथा आवेदक पत्र के साथ ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण की जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि बैंक में जमा करने होते हैं। इसके अतिरिक्त ऋण राशि की 0.5% से लेकर 1% तक राशि का चेक प्रक्रिया शुल्क के रूप में बैंक में जमा करना होता है। प्रक्रिया शुल्क वापसी नहीं होता। आप जानते होंगे, आप वर्तमान में हम बता दें किस तरीके से ये जो भी बैंक के कर्मचारी या अधिकारी हैं, ये किस प्रकार आपको घुमाते हैं। ये शुरू में बोलते हैं कि आपको ऋण चाहिए, ठीक है, अब आप नहीं जाते हैं तब भी ये आपके पास आ जाते हैं। पहले क्या था, लोगों को जाना पड़ता था बैंक के पास आवश्यकता अनुसार, अब तो बैंकें घूमती हैं, सर्विसमैन के पास बार बार कॉल आती है, सर लोन नहीं चाहिए आपको, गाड़ी तो नहीं चाहिए, इस प्रकार की कॉलें आती रहती हैं। तो उनके अंतर्गत आप देखेंगे ये जो प्रार्थना पत्र है, प्रार्थना पत्र की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट वही जो प्रक्रिया ही वो स्टार्ट कर देते हैं कि सर यहाँ इस तरीके से साइन, और इसकी गारंटी के लिए आपसे क्या ब्लैंक चेक लिए जाते हैं, साइन करवा के ब्लैंक चेक लिए जाते हैं, वो आपसे सिक्योरिटी के आधार पर रखे जाते हैं। यदि बैंक 0.5 से लेकर 1% तक ये चेक प्रक्रिया शुल्क शुरू में ही जमा करवाएगी तो एक कैंडिडेट जमा नहीं करेगा, जबकि उन्हें पता है कि जो भी धनराशि आएगी वो बैंक में आएगी, उसके बाद कैंडिडेट के खाते में ट्रांसफर होगी। जब ट्रांसफर होगी तो वहीं से वो 1% का चार्ज या जितना भी 0.5 से लेकर 1% जितना भी हो काट लेते हैं। और आपसे क्या कहते हैं, ये प्रोसेसिंग फीस है उसकी, क्या है, आपने जो लोन ली है उसकी प्रोसेसिंग फीस 1% बता सकते हैं, एक से कम से कम 0.5%। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कार लोन खरीदने के लिए एक सुनहरा मौका, और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जो आवश्यक सामग्री है, रिक्वायरमेंट मटेरियल है, उसमें क्या क्या आता है, ये सब लेके आपको बैंक के जो अधिकारी इसके लिए काम करता है उन अधिकारियों से वार्ता करनी पड़ेगी। आपको कितना लोन चाहिए उस लोन के बारे में चयन आपको करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र और सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, आवेदन फॉर्म व प्रमाण पत्र की वैधता की जांच। आवेदन फॉर्म व प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच। आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि आवेदन फॉर्म भरना है और प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच। जो भी आपने प्रमाण पत्र बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए हैं उनकी वो इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी के लिए आपने देखा होगा कॉल के माध्यम से कभी इंक्वायरी करते हैं। दो आपसे गारंटर मांगे जाते हैं, उन गारंटरों के माध्यम से पता करते हैं। और उसके बाद आपके घर, जहां आपका रहने का रेजिडेंस है, घर पर जाके पता करते हैं। उसके बाद संबंधित कार्यालय जहां आप सर्विस करते हैं वहां भी सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हो वहां भी जाके वो क्लियर करते हैं कि जो दस्तावेज आपने बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए हैं वो ठीक हैं या नहीं है। इसके लिए पढ़ेंगे आप अगले चरण में। बैंक आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारियों की सत्यता की जांच आवेदक के आवास तथा रोजगार कार्यालय पर जाकर तथा उसके अधिकारी से जानकारी प्राप्त करता है। इसके उपरांत बैंक आवेदक का व्यक्तिगत साक्षात्कार लेते हैं तथा आवेदक द्वारा दी गई जानकारी की सत्यता की जांच करते हैं। समझ गए होंगे ये टॉपिक।
आवेदन फॉर्म व प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच। जो भी आपने आवेदन प्रस्तुत किया है और उसके साथ उसके समक्ष जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उन डॉक्यूमेंटों की वो जांच करते हैं। अब जांच के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, कभी फोन पे जांच करते हैं, कभी आपके पड़ोसी जो भी आप गारंटर देते हैं गारंटरों से कंफर्म करते हैं, कभी आपके आवास पर जाकर क्लियर करते हैं, कभी ऑफिस में बैठे ही बैठे जैसे आपने मान के चलिए कि आपने अपने जमीन के कागजात लगाए हैं तो वो फर्द निकाल लेते हैं, वहां से क्लियर करते हैं। आप जहां भी सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां जाके पता करते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। अगला टॉपिक है ऋण संतुति पत्र जारी करना। ये जब बैंक के कर्मचारी जब इन दस्तावेजों से पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं तब ऐसी कंडीशन में ऋण संतुति पत्र जारी करते हैं। ऋण संतुति पत्र जारी करते हैं, इसमें पढ़ लीजिए, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के बाद यदि बैंक सभी से पूर्णतः संतुष्ट है तो बैंक आवेदक को ऋण संतुति पत्र जारी करती है जिसमें ऋण संबंधी सभी जानकारियां अंकित रहती हैं, जैसे स्वीकृत ऋण राशि, ब्याज दर, ऋण की अवधि आदि। आप जानते हैं जब ऋण संतुति पत्र जारी करती हैं अवधि आदि बैंक ऋण राशि जमा करने से पहले स्वीकृत संतुति पत्र जारी करता है जो ऋण दिए जाने की स्वीकृति है। ऋण राशि तभी आवेदक को जारी की जाती है जब उसके समस्त दस्तावेजों की सत्यता की जांच हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे बैंक जब आपसे पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए एक ऋण संतुति पत्र जारी करता है। उस ऋण संतुति पत्र को जब देखेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है जो बीच वाले जो मीडिएटर जो आपका फाइनेंस कराते हैं या आपकी लोन कराते हैं तो वो बताते कुछ हैं, बाद में होता कुछ है। तो आप अपनी जानकारी के लिए उनसे संतुति पत्र मांगिए और उस संतुति पत्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपने इतने रुपए का लोन लिया है, आपकी ब्याज दर इतनी है, आप पर इतना ब्याज लगेगा और आपको प्रति माह इतने रुपए की किस्त जमा करनी पड़ेगी तथा प्रोसेसिंग फीस आपसे इतनी लगेगी। तो वहां विधिवत तरीके से दिया गया होगा, न कि आप मीडिएटर की बात सुन के ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुति पत्र लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। कस्टमर के लिए, कस्टमर की दृष्टि से ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप देखेंगे तो वहां पर आपको टोटल जानकारियां मिल जाएंगी। मीडिएटर कहीं कुछ बताते हैं, कहीं कुछ बताते हैं। तो ये यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आवेदक द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के उपरांत यदि बैंक सभी से पूर्णतः संतुष्ट है तो बैंक आवेदक को ऋण संतुति पत्र जारी करता है जिसमें ऋण संबंधी जानकारियां अंकित रहती हैं, जैसे स्वीकृत ऋण राशि, ब्याज दर, ऋण की अवधि, किस्त की राशि आदि। बैंक ऋण राशि जमा करने से पहले संतुति पत्र जारी करता है जो ऋण दिए जाने की स्वीकृति है। यानी आपको संतुति पत्र जारी कर दिया, इसका मतलब है बैंक आपसे संतुष्ट हो चुकी है और आपकी राशि कुछ ही दिनों में आपके अकाउंट में आने वाली है। राशि तभी आवेदक को जारी करती है जब उसके समस्त दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर ले। यानी ऋण संतुति पत्र जब जारी करती है जब आपसे पूर्णतः संतुष्ट हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंटों की वो सत्यता की जांच कर लेती है। आगे देखते हैं दस्तावेजों को बैंक में जमा करना। दस्तावेजों को बैंक में जमा करना, इसमें क्या है, ऋण संतुति पत्र जारी होने के पश्चात आवेदक को कार से संबंधित सभी मूल दस्तावेज बैंक में ऋण की जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। ऋण पूर्ण होने तक ये बैंक में ही जमा रहते हैं तथा बैंक इनकी संपूर्ण कानूनी जांच कराते हैं। अब यहां पर तो मूल दस्तावेज लेते हैं पहले, अब इन्होंने चेंजिंग कर दी है। इस चेंजिंग के लिए गारंटर ले लिए और इनके जो मूल दस्तावेजों के स्थान पर आपसे क्या ब्लैंक चेक ले लेते हैं। आप किसी अकाउंट, जो भी आपके पास अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो उससे ब्लैंक चेक ले लिए 4 या 5। तो ब्लैंक चेकों को बैंक सुरक्षित रखती है और आपकी
जो ईएमआई है, किस्त है, वो ड्यू होने पर वो चेक को बाउंस कराती है। बाउंस कराने के बाद कोर्ट या कानूनी केस करती है, अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो वह सुरक्षित रखती है। और लास्ट में आपको जब आपकी अदायगी पूरी हो जाती है, फिर वो चारों चेक जो भी आपने जमानत के तौर पर दिए हैं आपको वापस कर दिए जाते हैं। आगे है ऋण राशि उपलब्ध कराना। इसके बाद क्या है, सभी दस्तावेजों की कानूनी जांच के बाद यदि बैंक पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है तो ऋण राशि आवेदक के खाते में भेज दी जाती है। यदि बैंक आपके दस्तावेजों से, आपके व्यक्तिगत व्यवहार से सभी तरीके से संतुष्ट है और आपसे जो भी चेक हैं वो भी उसने जमानत के तौर पे ले लिए हैं, तो आपके अकाउंट में जो लोन की जो राशि है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर ऋण वापसी की प्रक्रिया। ऋण वापसी की प्रक्रिया क्या है? ऋण अदायगी की प्रक्रिया या वापसी की प्रक्रिया। उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद आवेदक बैंक से ऋण राशि लेने का पात्र हो जाता है। आवेदक को प्रतिमाह एक निश्चित राशि जो बैंक से निर्धारित है मासिक किस्त के रूप में बैंक में जमा करनी पड़ती है। बैंक में जमा करनी पड़ती है। तो समझ गए होंगे, जो भी बैंक द्वारा ये सब इसमें दिया होगा ऋण संतुति पत्र में। ऋण संतुति पत्र जब देखेंगे तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि प्रति माह हमें कितने रुपए जमा करना है और ये हमारी कितनी किस्तें बनेंगी। यानी जो ऋण अदायगी है वो 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष, कितने समय में पूरा होगा, पूरा ऋण जो बैंक तक पहुंच जाएगा। ऋण वापसी की प्रक्रिया उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं से पूर्ण होने के बाद आवेदक बैंक राशि लेने का पात्र हो जाता है। आवेदक को प्रतिमाह एक निश्चित राशि जो बैंक से निर्धारित है मासिक किस्त के रूप में बैंक में जमा करनी पड़ती है। इन सभी बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि उपर्युक्त परियोजना कार्य के माध्यम से हमने ऋण लेने के लिए आवश्यक प्रपत्र एवं संपूर्ण प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन किया, जिससे बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया का संपूर्ण ज्ञान होने से हम इससे संबंधित कठिनाइयों से बच सकते हैं। अब जब जैसे आपको कार खरीदनी है और कार खरीदने की प्रक्रिया आपको पता नहीं है, आपके पास टोटल पैसे नहीं है जितने की गाड़ी आती है। अब गाड़ी बहुत महंगी आती है, महंगी गाड़ी होने के साथ साथ सभी कैंडिडेट क्या करते हैं कि आधा पैसा जमा कर दिया, आधे का लोन करा दिया। उस लोन के लिए वो फाइनेंशियल कंपनियों से या फिर बैंकों से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद फिर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो हमने इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है, आपको किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर बैंक के समक्ष आपको प्रस्तुत करने होंगे। यदि बैंक आपके डॉक्यूमेंटों से संतुष्ट है तो आपको वो ऋण प्रोवाइड कर देती है और फिर ऋण की जो अदायगी है वो एक निश्चित किस्त है, उस किस्त के रूप में आप लगातार उसे चलाते रहते हैं। और इसके लिए जो मीडिएटर होते हैं वो मीडिएटर भी काफी चालाक होते हैं, क्योंकि आप तो गाड़ी लेने गए हैं केवल एक और उन्होंने इस प्रकार की कितनी गाड़ियों को सेल किया है, तो उनकी चालाकी क्या रहती है कि सर जी एक बीमा करा लीजिए। तो बीमा का एक फंडा होता है, यदि बाई चांस आपके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो कैजुअलिटी होती है, उन्होंने एक बीमा करा रखा है। बीमा से जो कार का पूरा पैसा है वो बैंक के पास पहुंच जाता है और बैंक सुरक्षित हो जाती है। बैंक ऐसी स्थिति नहीं रहती फिर बैंक आपसे आपकी खेती से वसूलेगी या आपके घर वालों से वसूलेगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करा लेते हैं, कोई बीमा करा लेते हैं, कहीं एक्सीडेंटल बीमा करा लेते हैं। तो ये सब आपको जानकारी प्राप्त हो गई। इसके बाद अभ्यास प्रश्न, यदि इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में देखा जाए तो अभ्यास प्रश्नों में क्या है कि कार ऋण लेने हेतु तो सभी दस्तावेजों के नाम बताइए। कार ऋण लेने हेतु तो सभी दस्तावेजों के नाम बताइए। तो दस्तावेज हमने आपको आवश्यक जो रिक्वायरमेंट मटेरियल है उसमें प्रस्तुत किए थे और ये इनके उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो हमने आपको एक न्यू
कार खरीदने के लिए किन किन प्रपत्रों की आवश्यकता होती है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। यदि आपको ये जानकारी ठीक लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे और अन्य प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।